बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी ज़ुबान में रखे। खबरें आज ढेर सारी हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी है, स्पेशली मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। वो एक सदमे से दो चार हैं। सदमा क्या है, और सदमा भी ऐसा है कि वो मुमकिन है उनके लिए रख्त सफ़र बांधने का सबब बन जाए। रख्त सफ़र जब मैं बात कर रहा हूँ तो यकीनन उनके अपने मुल्क की मैं बात करता हूँ। पाकिस्तान में तो वो तजारत करने के लिए आते हैं। उनका अपना मुल्क, उनका अपना शहर, आपको पता है यूके लंदन उनका शहर है और अपना उनका घर है वहाँ पर। तो वो मुमकिन है कि वो चले जाएँ वापस। क्यों चले जाएंगे, वजह क्या बनेगी, इस पर आज डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ और इशूज़ हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह के हवाले से कुछ बातें करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट आने वाले दिनों में उनके लिए और कितनी ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकती है। क्या वो स्टेटमेंट ठीक है, खैर ये तो फैसला आप करेंगे। तो उस पर आज बात करेंगे और कुछ इधर उधर की खबरें हैं। इंशाल्लाह कुल मिला के जितनी भी मेरी वीडियो बनेगी, कुछ 10-12 मिनट की ये वीडियो होगी। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमने चैनल तो सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन इसके बावजूद वीडियोज़ हम तक पहुँचती नहीं है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आप बेल बटन ऑन करते हैं तो जैसी वीडियो अपलोड होती है फ़ौरन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये वजह होती है कि वो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो फिर जब आप कभी सर्चिंग में होते हैं तो आ गई, नहीं तो नहीं आती है वीडियो। तो रिक्वेस्ट ये होगी कि सब्सक्राइब करें तो साथ बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में भी इसका लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इब्तिदा करते हैं पाकिस्तान में महंगाई की शरह से। आपको पता है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। वैसे तो मिथ ये है कि जैसे ही पेट्रोल प्राइसेस नीचे आती हैं तो महंगाई की शरह जो है उसमें कमी आती है, क्योंकि प्राइसेस जब अपडेट होती हैं, बढ़ती हैं, तो यकीनन महंगाई भी बढ़ती है। उसकी वजह ये होती है कि आपके कैरेज के एक्सपेंस बढ़ जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो लिंक्ड होती हैं पेट्रोल के साथ। फ्यूल की वजह से भी कुछ चीज़ें होती हैं, इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है पेट्रोल। एनीवे और भी बड़ी इसमें मामलात होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये होता है, मिथ ये होती है कि पेट्रोल प्राइसेस नीचे हैं तो आपकी महंगाई की शरह नीचे आती है। जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो महंगाई ऊपर चली जाती है। ये बिलावल भुट्टो वाली मैंने बात नहीं की है कि जब पानी आता है तो बारिश आती है तो पानी आता है, जब ढेर बारिश आती है तो ढेर पानी आता है। ये और जानवर एक बात है कि पेट्रोल की के साथ जितनी भी लिंक्ड चीज़ें हैं, जब पेट्रोल की प्राइसेस अपडेट होंगी या बढ़ेंगी तो उनकी प्राइसेस में यकीनन वेरिएशन आएगी। नीचे होती हैं तो नीचे आएगी, कम होती है तो कम आएगी। लेकिन पिछले 1 महीने से प्राइसेस में कमी होने के बावजूद महंगाई की शरह में इजाफा हो, और इजाफा भी थोड़ा बहुत नहीं है, 9.95% ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं कि 10% इजाफा हुआ है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये दायरा शुमारियात जो पाकिस्तान के एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट जारी करता है, ये उनकी रिपोर्ट है। वो ये कह रहे हैं कि 10% तकरीबन इस वक्त महंगाई में इजाफा हुआ है। उसमें अगर आप देखें किन चीज़ों में इजाफा हुआ है तो वो सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो बेसिक रूटीन का जो यूटिलाइज करने वाली चीज़ें हैं, जिसमें लहसुन है, धनिया, अदरक, प्याज, इस तरह की जो चीज़ें हैं सारी, इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है बहुत ज़्यादा। और उसमें और भी बड़ी चीज़ें हैं जिनकी कीमत में इजाफा हुआ है, लेकिन स्पेशली मैंने ये कहा। अच्छा, जब जब महंगाई की शरह में इजाफा होता है तो कुछ फिर सीजनल चीज़ें भी होती हैं। आपको पता है आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, तो इसमें भी थोड़ा सा हमारा जैसे ही रमज़ान आता है, जिस तरह आपको पता है, तो चीज़ों की कीमतें ऊपर चली जाती हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेसमैन है उसको यही होता है, दुकानदार या जो भी है, कि यही मेरा मौका है, यही मेरा सीज़न है, तो जितना मैं कमा सकूँ। तो अब शादियों का भी सीज़न है तो इस वजह से फिर हर चीज़ की कीमत जो है उसको सीज़न होने की वजह से भी कुछ आग लगी है। ये एक वजह हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मैंने आपसे जो बात की है कि जब प्राइसेस नीचे आती हैं तो कीमत नीचे आनी चाहिए थी। अब अगर ये नहीं हो रहा तो यकीनन ये निगरान गवर्नमेंट जो है हमारी, उनकी नालायकी है। और कहा यह जा रहा है कि अगले आने वाले चंद महीनों में ये महंगाई की शरह और ऊपर जाएगी। और इस वक्त कोई तकरीबन आपको पता होगा कि 70 to 80% लोग जो हैं वो ख़त गुरबत पे आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। यही सूरत हाल चलती रही तो मामला आगे बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। एनीवे, दूसरी खबर है कि आर्मी चीफ ने उलमा के साथ बात की है, और उलमा के साथ एक बहुत बड़ा इजलास था खैर, जिसमें आलमोस्ट तमाम मकातब फ़िक्र के लोग उसमें शामिल थे। और उसमें आर्मी चीफ साहब ने ये फरमाया है कि हम किसी भी किस्म की कोई ग्रोह है या कोई जमात है या कोई भी है तो हम उनकी जो मजहबी मुनाफरत या किसी भी किस्म के इंतशार को पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, जब उन्होंने ग्रोह की बात की है तो यकीनन इससे मुराद उलमा को वो यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि जिस तरह 9 मई का एक वाक़या या एक सान्या हुआ है, तो इस तरह के मामलात जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं तो तहरीक इंसाफ को हम किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेसिक मैसेज यही था। लेकिन ये अच्छी बात है कि उलमा के साथ अगर आर्मी चीफ, वैसे तो ये मुलाकात रूटीन की मुलाकात है, जो भी लोग आते हैं उलमा के साथ मुलाकात करते हैं, सरबराह सल्तनत होता है। मेरा ये ख्याल है कि ये मुलाकात बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि डिफेंस के जितने भी मामलात हैं वो आर्मी ही संभाल रही होती है,
तो ये अच्छी बात है कि आर्मी चीफ को करने में कोई हर्ज नहीं है, साथ अगर प्राइम मिनिस्टर भी होते तो ज़्यादा बेहतर होता, थोड़ा डेमोक्रेटिक माहौल लग जाता। एनीवे अपनी असली ख़बर की तरफ चलते हैं जिसकी मैंने बात की थी। उससे पहले मैं ये शेयर करता चलूँ कि मर्दान के अंदर गालिबन एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन हुआ है, और उस वर्कर कन्वेंशन की जो मतलब गैदरिंग थी, एक अच्छी गैदरिंग थी, एक बड़ी गैदरिंग थी। तो उस वर्कर कन्वेंशन के अंदर बहुत सी स्पीचेज़ हुई हैं वैसे तो, लेकिन हर दिल अजीज़ और एक मारूफ वकील मोहतरम शेर अफजल मरवत साहब, जिनका वो आपको पता है प्रोग्राम तो बढ़ गया वाला जुमला बड़ा मशहूर हुआ था, तो वही खैर उनकी वजह शोहरत बनी। उससे पहले तो तहरीक इंसाफ में उनका इतना ज़्यादा नाम नहीं सुना जाता था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं सुना जाता था। तो लेकिन वो एक वजह शोहरत बनी, और उन्हें ज़ीरो से, या आप समझे कि चले ज़ीरो तो हम नहीं कहते, कुछ ऊपर थे वो, उन्हें थोड़ा बहुत हीरो बना गई, और अब हीरो से वो ऑलमोस्ट लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। उन्होंने अपने एक वर्कर कन्वेंशन किया, और वहाँ पे पार्टी परचम की मतलब बरसात थी और बहार थी, हर तरफ तहरीक इंसाफ के झंडे झंडे लहरा रहे थे। जोश खताबत में आपने कहा, यानी शेर अफजल मरवत साहब ने, उन्होंने कहा कि आज के बाद आप लोग जो हैं वो अपने झंडे अपनी गाड़ियों पे भी लगाएं, अपने घरों पे भी लगाएं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा हर तरफ लहरा है। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में एक मुहिम चली थी, तहरीक इंसाफ का झंडा उतारो प्रोग्राम, और झंडे उतारे भी जा रहे थे, तो उसमें सोशल मीडिया पे भी, टिकटॉक पे भी, इधर उधर वो बड़ी चीज़ें वायरल भी हुई थी। तो अब शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पार्टी परचम लहराना हमारा हक है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता, आप सब लोग अपनी गाड़ियों पे भी लगाएं, अपने घरों पे भी लगाएं। और अगला जुमला बड़ा ख़तरनाक उन्होंने बोला है कि अगर कोई हाथ आपके परचम की तरफ उठता है, और कोई आपके परचम की बेइज्जती करता है, और आपके परचम की तरफ अगर कोई हाथ उठता है, उन्होंने बल्कि यूँ कहा कि अगर कोई शख्स हमारे परचम की तरफ, पार्टी परचम की तरफ अगर कोई हाथ उठाएगा तो हम वो हाथ तोड़ देंगे। ये शेर अफजल साहब का जुमला है, मेरा जुमला नहीं है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि हम झंडा भी लहराएंगे, घरों में भी लहराएंगे, गाड़ियों में भी लगाएंगे, भरपूर इलेक्शन मुहिम भी हम चलाएंगे, और अगर कोई इस तरह की बात करेगा तो हमारा फिर उसके साथ मुकाबला भी। इसी तरह के जो मामलात थे, जो 9 मई का वो ट्रैप हुए आप, या हादसा हुआ, या जो भी हुआ, और वो उसकी भी वजह इसी तरह का जज्बाती स्टेटमेंट देना, लोगों को इतना इमोशनल करना और ये चीज़ें करवाना थी। आप परचम लगाएं, ये आपका राइट बनता है, तहरीक इंसाफ के झंडा लगाने में कोई हर्ज नहीं है। जो भी तहरीक इंसाफ का वोटर है, सपोर्टर है, जिसके पास से लगाना चाहिए, कोई आपको रोक भी नहीं रहा, आपको पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपको इस बात की इजाज़त देता है। लेकिन जब इस तरह आप धमकियाँ देंगे कि कोई झंडा लहराए हाथ तोड़ देंगे, तो ये चीज़ें जो हैं वो लोगों को बहरहाल मेरे ख्याल में ये जज्बाती करेंगी, और ये तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए, आप तो बड़े लोग हैं शायद आपको इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन आम छोटा वर्कर जो है वो चीज़ें ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इदारों की तरफ से नहीं कह रहा, आम तौर पे फिर इस तरह का आपको पता है कि गली महल्ले में जो पॉलिटिक्स होती है, वहाँ पे भी मुकाबलाबाजी, ज़िद्दबाजी, फिर वो जिसे कहते हैं ना टसल, इस तरह के मामला चलते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा टफ माहौल होगा। अगर ये बातें गली महल्ले से निकलती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो वो उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। झंडे लगाने की आप ज़रूर उनसे फरमाइश करें, रिक्वेस्ट करें कि आप झंडे लगाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू से बहरहाल गुरेज करना चाहिए। इस पर आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि शेर अफजल साहब जो हैं, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उनका इस तरह कहना क्या ये ठीक है पार्टी के लिए, या पार्टी के लिए ये मिसाइल पैदा कर सकता है? आपने अपने कमेंट ज़रूर देने। एक आखिरी बात मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से है, जिसका मैंने आपसे कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक ऐसा सदमा, ऐसी बीमारी, रूहानी या दिमागी बीमारी लगी है जो उनके प्लेटलेट्स को मज़ीद नीचे लेके आएगी, और इतने नीचे लेके आएगी कि वो वापसी का रखते सफ़र मान देंगे। अब इसकी एक पुरानी, इसकी जो बेसिक हिस्ट्री है वो ज़रा देख लें। प्रोग्राम ये था, सोचा ये गया था कि मियां नवाज, यानी जो इसका पोस्ट एनालिसिस था, आप इसको कह रहे हैं कि ये, सॉरी, प्री एनालिसिस जो था वो ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो उस वक्त मकबूलियत थी पाकिस्तान में, उनको 10-12% या 15% थी। हम इसको चले 20% एक एग्रीगेट कर लेते हैं कि 20% तकरीबन मकबूलियत थी एज़ कम्पेयर टू इमरान खान, और अगर हम देखे जाए तो बाकी पॉलिटिक्स में। तो कहा यह गया था कि जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब वापसी का सफ़र बांधेंगे और वापस पाकिस्तान में आएंगे, तो उनकी ये मकबूलियत मियां नवाज शरीफ साहब के आने की वजह से ऊपर चली जाएगी, और ऊपर जाएगी तो इनका अपना ख्याल ये था कि 50% तक चली जाएगी, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी ये बात करते हैं वो हो जाएगा मकबूलियत में। लेकिन हुआ ये कि मियां नवाज, इसमें 3 चीज़ें थी। जब वो आने से पहले अनाउंसमेंट करेंगे, जब वो तशरीफ़ लाएंगे, और जब वो जलसे करने के लिए बाहर निकलेंगे, तो इस तरह दर्जा ब दर्जा मकबूलियत हमारी बढ़ती चली जाएगी। अब हुआ क्या कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आने का ऐलान किया, मकबूलियत में कट फ़र्क ना पड़ा। मियां नवाज शरीफ साहब को बड़ा हीरो की तरह, जैसे वो इंडियन फिल्मों में कोई डॉन उतारा जाता है ना, तो बड़ा हेलीकॉप्टर के साथ इधर से उधर घुमा के लेके आए, उतारा गया, कोशिश की गई
کہ کوئی ہیرو والا ماحول بنے، لیکن وہ ہیرو والا ماحول بھی نہ بن سکا اور میاں نواز شریف صاحب کا ہیلی کاپٹر جیسے ہی اترا ساتھ ہی ان کا گراف بھی نیچے اتر گیا۔ جلسہ ہوا، معاملات ہوئے، جلسے میں بھی بڑا ڈائننگ سیٹنگ کر کے کوشش کی گئی کہ بڑا جلسہ کر کے دکھایا جائے، لیکن خیر اس سے بھی مقبولیت میں کوئی فرق نہ پڑا۔ باقی سوچا گیا کہ چلیں پلان یہ ہے کہ اب جلسے کرتے ہیں گلی محلے میں، تو گلی محلے میں جلسے کرنے کی نوبت آئی تو وہ بھی ایک دو جلسوں کے بعد، جلسے تو خیر کوئی نہ مکاری کوئی نہ سکے، تو ایک دو ایونٹس انہوں نے ضرور کیے تو اس میں بھی وہ ناکامی ہی دیکھنے کو ملی۔ اچھا اب انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے انالیسس شروع کر دیے۔ ایک ایسا ہی سروے جو وہ جیو نیوز کی طرف سے اور جنگ گروپ کی طرف سے بھی آیا ہے، وہ لوگوں کی طرف سے بھی ہے، صحافیوں کی اپنی رائے بھی ہے اور عام عوام کی طرف سے بھی ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف کی جو ٹوٹل اس وقت ہے کہ آپ کہتے ہیں مقبولیت ہے وہ 20% ہے، مطلب یہ اس وقت کی جو مقبولیت ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز ضرور ایڈ کرتا چلوں، اس میں ایک انصار عباسی صاحب جو ہیں، اور ایک تو یہ تھی کہ انہوں نے جو سروے کروایا اس میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں جب اپنی مقبولیت کا گراف اوپر جاتا نظر ہی نہیں آیا، نظر تو بڑے دور کی بات، انہیں محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ نظر اوپر جا بھی رہا ہے کہ نہیں، تو پھر انہوں نے اپنے اجلاس شروع کر دیا، اپنی میٹنگ، تو انہوں نے کہا کہ کون سا ہم میں ایسا لیڈر ہے جو کراؤڈ پلنگ ہے، یعنی کہ جو ایسا شخص ہے، ایسی قیادت جو عوام کو تھوڑا سا جو ہے وہ موٹیویٹ کر سکتا ہے یا گیدرنگ کر سکتا ہے، اکٹھا کر سکتا ہے۔ تو کچھ نے کہا یہ مریم نواز ہیں، کچھ نے کہا شہباز شریف ہیں، تو مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ تو جانتی تھی، تو بہرحال تاحال انہیں اور کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا، وہ کہتے ہیں نہیں نواز شریف ہی ہے، تو نواز شریف کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے، تو نواز شریف تو خیر اپنا آپ دیکھ چکا ہے کہ میں کیا ہوں، تو مطلب بندہ ہی کوئی نہیں ملا کراؤڈ پولنگ پوری کمپنی میں، پوری کمپنی تو خیر نہیں کہہ سکتے، پوری پارٹی کے اندر بندہ ہی کوئی نہیں ملا۔ تو دوسری جو ان کے لیے پریشانی والی بات بنی ان کا یہ تھا کہ شاید تحریک انصاف جو ہے جب یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے تھے تو شاید تحریک انصاف کو پرمیشن نہیں ملے گی الیکشن لڑنے کی اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گی، اور اس طرح کے دعوے بھی کیے جا رہے تھے۔ راجہ ریاض نے ایک بڑا دعویٰ بھی کیا تھا کہ پولنگ میں نہ تحریک انصاف ہوگی اور نہ ان کا انتخابی نشان ہوگا بیلٹ کے اندر۔ تو اب جو نئی سچویشن آئی ہے اس میں اب آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں جو وزیر اطلاعات ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، انہوں نے بھی اس بات کی خیر تصدیق کی ہے، تو اب کہا یہ گیا ہے کہ جو موجودہ الیکشن یعنی 2024 میں 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہو رہا ہے اس الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف بھی ہوگی اور بیلٹ پیپر کے اندر بلہ بھی ہوگا۔ اس میں ایک میں انصار عباسی صاحب کی جو رپورٹ ہے میں آپ سے وہ ضرور شیئر کرتا چلوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری ذرائع جو ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن میں تحریک انصاف کے الیکشن لڑنے پر پابندی لگانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اچھا رابطہ کرنے پر مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں کیا کہ تحریک انصاف یا بیلٹ پیپر سے تحریک انصاف کے انتخابی نشان کو ہٹایا جائے گا۔ گویا تحریک انصاف جو ہے وہ اور پاکستان تحریک انصاف یعنی الیکشن میں بھی ہوگی اور ان کا انتخابی نشان بھی ہوگا۔ اس میں ایک دلچسپ بات آپ سے شیئر کریں کہ راجہ ریاض صاحب کے جیسے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، تو راجہ ریاض صاحب جو ہے انہوں نے اپنے موقف میں تبدیلی لائے ہیں۔ وہ پہلے ان کا موقف یہ تھا کہ کوئی بھی نہیں ہوگا، اب انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ الیکشن کے اندر تحریک انصاف بھی ہوگی اور بیلٹ پیپر کے اندر بلے کا نشان بھی ہوگا، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جیت نہیں سکیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 3 وجوہات انہوں نے بتائی ہے کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو ووٹ نہیں پڑے گا۔ ایک تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہے، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، تیسرا وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یہ پیسہ انہوں نے جہانگیر ترین اور علیم خان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پہلے وہ تھا اب یہ نہیں ہے۔ جہاں تک تجربہ اور وقت کی بات ہے تو وقت ساروں کے پاس اتنا ہی ہے، تجربہ ان کے پاس بھی ہے، آپ کے پاس جتنا ہے تجربہ تو خیر اب عوام کا تجربہ بہرحال ہو چکا ہے، ان کے پاس تحریک انصاف کے پاس تجربہ ہو یا نہ ہو، بہرحال عوام کا اس وقت جو تجربہ ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ پیسہ آ جائے گا، وہ پیسہ جنہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے۔ تو خیر یہ راجہ ریاض صاحب کی ہے رائے، میری نہیں ہے، لیکن ان 2 وجوہات کی بنیاد پر ایک تو آپ نے جتنے بھی سروے کروائے ان میں بدترین ناکامی، اور دوسرا تحریک انصاف کا یہ والا جو ہے الیکشن لڑنے کی جو پرمیشن پر میاں نواز شریف صدمے کا شکار ہے اور ان کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں وہ اپنی واپسی کا کب اعلان کرتے ہیں۔ الیکشن کے لیے تو وہ چاہ رہے ہیں، ان کی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح الیکشن ڈیلے ہو جائیں، چاہے بے شک مارشل لا لگ جائے، الیکشن نہ ہو کسی بھی طرح، تاکہ ہم ذلیل اور خوار ہونے سے بچ جائیں۔ ہوتا کیا ہے یہ تو وقت بتائے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ نے کے بعد